गुड मॉर्निंग। एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो अपना अल्कोहल एंड ड्रग्स है। इसका आगे का वैसे तो पार्ट है उसी चैप्टर का जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर है ना अपना बायोलॉजी का, उसी का एक टॉपिक है एड्स। तो देखो एड्स वाले टॉपिक के बारे में इसमें बात करते हैं। इसका एक फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि एड्स का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो देखो इसको वैसे हिंदी में तो बोला जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सह लक्षण, और इंग्लिश में बेसिकली अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका अर्थ है कि प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। ऐसी प्रतिरक्षा जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है, बाहर से वो अर्जित करता है। रोगजनक का नाम है, जो एड्स रोग फैलाता है उस रोग के रोगजनक का नाम है HIV वायरस। उसको बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फुल फॉर्म एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, रोगजनक HIV वायरस, इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब एड्स रोग के संक्रमण का तरीका कि एड्स रोग है वो फैलता कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध से। दूसरा है संक्रमित व्यक्ति का रक्त लेने से। यौन संबंध से भी फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर यौन संबंध बना रहे हैं तो संक्रमित व्यक्ति का अगर रक्त ले रहे हैं तो भी उससे फैलता है। संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, अगर इंजेक्शन वगैरह है, अगर वो संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, तो उनके प्रयोग से भी। संक्रमित मांस से अपराध, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू अपने चैप्टर नंबर मानव जनन, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपरा प्लेसेंटा आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ा है तो मेरे को कमेंट में बता देना, उस चैप्टर के भी नोट्स अपलोड कर दूंगी। अपरा प्लेसेंटा द्वारा गर्भस्थ शिशु में, यानी गर्भाशय के अंदर जो शिशु डेवलप हो रहा है, जो ग्रो कर रहा है, उसके अंदर ये फैल जाता है अपरा द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा। और यहाँ पे एक HIV की स्ट्रक्चर देखो। HIV की स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट में अंदर की तरफ ये वाला आवरण दिख रहा होगा, जिसको बोला जाता है P24। फिर इसके अंदर देखो ये आपको एन की जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये होता है सिंगल सूत्र, एक सूत्रीय RNA। ये एन रूपी स्ट्रक्चर एक सूत्रीय RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसके चारों तरफ का ये पूरा का पूरा खाली भाग है, इसको बोला जाता है P17 स्तर। फिर इसका ये चारों तरफ का जो आवरण है ये प्रोटीन का बना होता है। तो देखो इसको बोला जाता है, इसके चारों तरफ एक मोटे मोटे तंतु से दिखाई दे रही है, और महीन भी एक मोटे वाले तंतु के आगे वाला भाग, इसको बोला जाता है G120 120 GP120। और इस नीचे वाले महीने वाले छोटे वाले इस भाग को, पीछे वाले भाग को बोलते हैं GP41। ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। फोस्फोलिपिड के 2 स्तर होते हैं, ठीक है। तो GP41 GP120 दोनों फोस्फोलिपिड के स्तर हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, एक सूत्रीय सिंगल RNA है। ये वाला आवरण जो चारों तरफ बना वो P24 स्तर है। ये चारों तरफ का खाली भाग है P17 स्तर है। ये है HIV की संरचना। अब इस HIV की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इसके पॉइंट्स। HIV के केंद्र में 2 RNA पाए जाते हैं। अपन ने अभी भी देखा है 1 2 RNA कितने होते हैं, 2, जो प्रोटीन आवरण से घिरे रहते हैं। देखो चारों तरफ से किससे, P का मतलब प्रोटीन के आवरण से घिरे रहते हैं। इस प्रोटीन आवरण को P24 कहते हैं। 24 लिखा ना, P24 कहते हैं। P24 के बाहर की तरफ पाए जाने वाले प्रोटीन का आवरण P17 कहलाता है। केवल आवरण P17 के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय भाग में RNA पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। अपने देखा था यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो HIV RNA से DNA बनाता है। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य क्या करता है, कार्य होता है कि जब HIV ह्यूमन इम्यूनो जो डिफिशिएंसी वायरस है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है RNA से DNA बनाने का कार्य करता है। सबसे बाहरी आवरण फोस्फोलिपिड की 2 परतों से बना होता है। फोस्फोलिपिड की 2, GP41 और GP120, जिसमें 2 ग्लाइकोप्रोटीन GP120 व GP41 दसी रहती है। ये इसकी स्ट्रक्चर। अब HIV के संचरण की क्रियाविधि पढ़ेंगे। व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद ये विषाणु वृहत बक्षाणु, जिसको मैक्रोफेज भी बोलते हैं, में प्रवेश कर जाता है, जहां उसका RNA ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से विषाणविक DNA बनाता है।
ये विषाणुविक डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में प्रविष्ट होकर संक्रमित कोशिका को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। देखो सबसे फर्स्ट में स्टार्ट किया तक व्यक्ति के शरीर में जैसे ही प्रवेश कर जाएगा तो जैसे HIV वायरस है वो वृहत वक्षाणु में प्रवेश करता है और वहाँ RNA जहाँ उसका RNA, क्योंकि इसके अंदर 2 RNA होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य क्या होता है, पीछे अपन इसकी संरचना में पढ़ाता है ना, RNA से DNA बनाता है। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से विषाणुविक DNA बनाता है। विषाणु के अंदर क्या बन जाएगा, DNA। ये विषाणुविक DNA परपोषी जैसे मानो मनुष्य परपोषी हो गया ना, कि कोशिका में DNA में प्रविष्ट होकर संक्रमित व्यक्ति जो भी है, जिस व्यक्ति को इन्फेक्टेड किया है इसने, को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है, जिससे वृहत वक्षाणु विषाणु कण पैदा करना जारी रखती है, जिसके कारण व्यक्ति जिस मनुष्य को इन्फेक्ट करता है उसके वृहत वक्षाणु लगातार विषाणु के कण पैदा करने जारी रखती है। इसलिए वृहत वक्षाणु को HIV की फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि वृहत वक्षाणु ही है जिसको मैक्रोफेज बोलते हैं, वही लगातार क्या करती है, जो विषाणु कण पैदा करती रहती है, इसीलिए उसको HIV की फैक्ट्री भी बोला जाता है। इसके साथ ही HIV वृहत वक्षाणु से T लसिकाणु में प्रवेश करता है और प्रतिकृति कर संतति विषाणु पैदा करता है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक T लसिकाणु पर हमला करते हैं, जिससे लगातार T लसिकाणुओं की संख्या कम होने से व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। HIV देखो, फिर HIV वृहत वक्षाणु में T लसिकाणु में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पे अपनी प्रतिकृति करते हैं और संतति विषाणु पैदा कर देते हैं, नई कॉपी बना करके। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु फिर दूसरे T लसिकाणु पर आक्रमण करते हैं। T लसिकाणुओं की संख्या धीरे धीरे कम होने लग जाती है, व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। एड्स के लक्षण 5 से 10 वर्षों तक प्रकट होते हैं। ऐसे नहीं कि आज रोग हो गया कल परसों 5 दिन में लक्षण प्रकट हो जाएंगे, 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं इसमें लक्षण प्रकट होने में। ये देखो इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि। अब देखो इसकी संचरण की क्रिया थी। ये वाला डायग्राम अभी जो 12th क्लास का हाफ ईयरली का एग्जाम लगा था उसमें भी आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, काफ़ी सालों से एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, तो एग्जाम की ओर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार डायग्राम को 1 बार 2 बार 3 बार बना के देखना, सारे के सारे स्टूडेंट हैं, रफ नोटबुक में आपको जरूर ये डायग्राम आ जाएगा। पस्य विषाणु है जो इसको अपने W के आकार के स्ट्रक्चर में दिखा रखा है। विषाणु का आवरण होता है वो प्रोटीन का आवरण है। फिर ये जैसे यही पस्य विषाणु है, ये यहाँ पे पूरा एक बॉक्स सा दिखा रखा है, देखो ऐसे, ये पूरा का पूरा वो बॉक्स है ना, ये जो इतना बड़ा, ये परपोषी को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे मान लो मनुष्य को संक्रमित करता है तो मनुष्य की बॉडी को परपोषी को दिखा रहा है कि परपोषी में किस प्रकार ये इन्फेक्शन करता है। जैसे विषाणु प्रवेश करता है, विषाणुविक RNA कोशिका में प्रवेश करता है, विषाणुविक नाम है या फिर विषाणुविक RNA कोशिका में प्रवेश, जो कि पेंसिल से बनाई हुई इसलिए हो सकता है थोड़ी लाइटिंग की वजह से ये नाम क्लियर ना दिख रही हो, लेकिन देखो अभी दिखाई दे रहा है। फिर इसकी संरचना इस प्रकार की बन गई, थोड़ी सी लंबी, RNA है सिंगल स्ट्रैंडेड, विषाणुविक DNA बन गया, परपोषी के जीनोम में प्रवेश कर जाएगा, नया DNA बना देगा। फिर संक्रमित व्यक्ति द्वारा उत्पन्न विषाणु कण, फिर संक्रमित व्यक्ति क्या करता है, विषाणु कण पैदा कर देता है, नए विषाणु उत्पन्न हो गए। फिर देखो बहुत सारे विषाणु बन जाएंगे इसमें, यही विषाणु दूसरी T लसिकाणु में प्रवेश करके फिर नए विषाणु दूसरी कोशिका को प्रभावित करते हैं। एक कोशिका ने 3 विषाणु जैसे मान लो कण पैदा कर दिए तो ये तीनों के तीनों फिर दूसरी पास वाली कोशिका को प्रभावित करते हैं। और ये एग्जाम है रेट्रोवायरस की प्रतिकृति का, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, एक बार देखने की कोशिश करना। एक बार 2 बार 3 बार, जब तक ये डायग्राम क्लियर नहीं समझ में तब तक इस डायग्राम को बनाना। ये हाफ ईयरली मेरे बहुत सारे आजकल जो मॉडल पेपर आ रहे हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट हो रहा है HIV वाला। फिर देखो एड्स रोग की जांच के लिए एलाइजा परीक्षण कहते हैं, ELISA परीक्षण। ELISA का फुल पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। फिर देखो
लक्षण इसके। तो ये तो ध्यान में रखना। एलिजा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एड्स रोग की जांच करने के लिए। लक्षण क्या क्या होते हैं जिस व्यक्ति को एड्स होता है? ज्वर, अतिसार व वजन में कमी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, रात को पसीना आना, सिर दर्द होना, लसिका ग्रंथियों में सूजन आना, ये सारे के सारे लक्षण होते हैं। ज्वर, अतिसार और वजन में कमी हो जाती है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता तो कम होती है क्योंकि टी लसीकाणु फिर हमला करता है। टी लसीकाणु और बी लसीकाणु तो हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। और कमजोर होना, रात को पसीना आना, सिर दर्द होना, लसिका ग्रंथियों में सूजन आना, ये लक्षण। बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध है उससे बचना चाहिए। ड्रग्स के कुप्रयोग को नियंत्रित करना चाहिए। ड्रग्स वगैरह आजकल क्या करते हैं, जो नशे के इतने आदी हो जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शनों के माध्यम से। तो इंजेक्शनों के माध्यम से जो मेडिकल वगैरह में या बहुत से लोग हैं जो ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते रहते हैं, वो क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से सप्लाई जो ड्रग्स है वो लोगों को देते हैं। एक इंजेक्शन से बहुत सारे लोगों को देते हैं, तो उससे बचना चाहिए। तो ड्रग्स के कुप्रयोग को नियंत्रित करना चाहिए। एड्स रोगी को एंटी रेट्रोवायरल औषधि दी जानी चाहिए। मैथुन के समय निरोधक का उपयोग करना चाहिए और HIV की नियमित जांच करनी चाहिए। उपचार के लिए देखो, एड्स रोगी को HIV प्रतिगुणन को रोकने के लिए निम्न दवाइयाँ काम में ली जानी चाहिए। रोबाविरिन, AZT, जीडोब्यूडिन, DDC, डाइडियोक्सीसाइटिडीन और फोस्काइनेट, ये सारी औषधि है। तो ये अगर ये भी नहीं ध्यान में रहे तो एड्स रोगी को HIV प्रतिगुणन को रोकने के लिए कुछ दवाई, तो एक दो तो नाम ध्यान में रखना है, जीडोब्यूडिन है या फिर रोबाविरिन है, जो इजी नाम लगे। फिर आगे वाला कैंसर वाला टॉपिक नेक्स्ट में। अगर आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ 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 कमेंट करना, और अगर नोट्स अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।